एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। यहाँ सपने हकीकत से मिलते हैं और आकांक्षाएं उड़ान भरती हैं। दिल्ली की तंग गलियों से लेकर हिमालय की शांत वादियों तक यहाँ हम खोज करेंगे उन कहानियों की जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही हैं। मैं हूँ भावना और मेरे साथ हैं मेरे दो बेहतरीन कलीग एंड टीममेट्स, मयंक एंड कोमल पूनिया। मयंक को हमारे लाइव वीडियोस में आपने पहले भी देखा होगा कि इसे गेम खेलने की बहुत बुरी आदत है। मतलब इसे ऑफिस में भी गेम चाहिए, कुछ ना कुछ। तो आज हम मयंक को गेम ही खिलाएंगे। क्या कहते हो मयंक? ठीक है मैम, ऐसे गेम्स ठीक है, मतलब मैं हार जाता हूँ, अलग बात है। मैम आज फिर से मयंक हारने के लिए रेडी है। तो मयंक कौन कौन से गेम में हार चुका है? मैं सिर्फ एक ही गेम जीता हूँ जो क्वेश्चन पूछने वाला था। नॉलेज मेरी अच्छी है, लक मेरा खराब है। तो लक काम करता है, आप मानते हो? हाँ, कभी मतलब इट इज 80% हार्डवर्क, 20% लक। ठीक है, तो आज हम मयंक को लक के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, इसकी नॉलेज के ऊपर देखेंगे टैलेंटेड कितना है। तो आज मैं कुछ ऐसा गेम लेकर आई हूँ, 30 सेकेंड गेम। ठीक है, तो 30 सेकेंड में मयंक, कोमल अपना और मैं अपना इंट्रो देंगे, जो कि होगा थोड़ा फनी, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा ऑडियंस बोर हो कहीं भाई। ठीक है, तो फ़ोन किसके पास है? मैम मेरे पास है। 30 सेकंड का टाइमर इसमें सेट है मैम। ओके, तो कौन पहले? मयंक हाँ, क्योंकि मयंक सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, राइट? टैलेंट उसके पास बहुत है, लक नहीं है। चलो फोन हमें दो, हम चेक करेंगे। ठीक है। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। तो हेलो गाइज, मेरा नाम मयंक है और ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत भी है कि मेरा नाम सिर्फ मयंक ही है। अब मेरे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया था, कोई दिक्कत आ गई थी उनको, उन्होंने कहा मैं इसको टाइटल दूंगा ही नहीं। अब उसके चक्कर में मुझे फ्लाइट की टिकट हो चाहे कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना हो, बहुत दिक्कत होती है भाई। क्योंकि भाई वो मुझसे बार बार टाइटल पूछ रहे हैं, ऑनलाइन मेरा कोई काम हो ही नहीं पाता। अब सोचो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे लोग समझते हैं कि मैं SC/ST हूं। अब ट्रीटमेंट मुझे SC/ST वाली मिल रही है, रिजर्वेशन तक नहीं मिल रहा क्योंकि मैं जनरल हूं। हार गए मैम, ये फिर से अपना इंट्रो आधा छोड़ दिया इन्होंने। ऐसा है क्या छोड़ा मैंने? पूरा तो करा। मैं बोली दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत ही है। टैलेंट इतना कूट कूट के भरा है ना, 30 सेकंड में पूरा ही नहीं हो पाया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना मयंक की, ये हम लोगों को भी बार बार ये पॉडकास्ट शूट करना पड़ा स्टार्टिंग में, क्योंकि हम मयंक का लास्ट नेम यादव लगा देते हैं, वही कुछ भी। तो नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट तो मैं कोमल को करना चाहूंगा। चलो करो। टाइमर कौन देखेगा? मैम मैं देख रहा हूँ। 3 2 1 गो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोमल और मैं एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस से हूँ जी, हरियाणा जैसी जगह तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, ये तो आप भी मानते होंगे। और वहीं पर सबसे ज़्यादा पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, जहाँ पर लोगों का फेवरेट पिकनिक स्पॉट होता है जेल। बाय गॉड। ये मैंने पहली बार सुना है कि हरियाणा पीसफुल है। चलिए 8 सेकंड अभी बाकी है। तो मैम गेम में था कि 30 सेकंड में अपना इंट्रो देना है, तो मैंने पहले कंप्लीट कर लिया, इनका इंट्रो हाफ में ही रह गया था। नहीं, मैंने तो अपना इंट्रो पूरा किया है मैंने। मयंक, उसने 8 सेकंड तुम्हारे लिए छोड़ दिया, अभी तुम ऐड कर लो अपना जो बच गया था इंट्रो। चलिए ठीक है, तो अब मैम की बारी है फाइनली। ओके, 3 2 1 गो। ओके, मेरा नाम मैम बिल्कुल नहीं है, मेरा नाम है भावना। और जो मयंक का प्रॉब्लम है वही मेरा प्रॉब्लम है। मतलब कोई मुझे भावना LNU बना देता है, कोई भावना डॉट बना देता है, कोई भावना बना देता है। तो ये तो लाइक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिनका लास्ट नेम नहीं होता है। सो आई स्टार्टेड माई कैरियर एज ए नर्स, बट somehow I switched my career. I worked with 3 of the best tech companies and now हो गया मैम। सिर्फ कोमल जीती है गेम। मतलब सोचिए मैम, कोमल के पास कितने कम चीजें हैं अपने बारे में बताने के लिए।
28-22 सेकंड में खत्म हो गया इसका। हम दोनों के पास बहुत सारी चीजें बताने के लिए। सही में यार 30 सेकंड तो हम पे पूरे नहीं पड़े। तो वो समझ गए ना, क्योंकि हरियाणा एक इतनी ज्यादा पीसफुल जगह है, तो पीसफुल के नाम से वो समझ गए, उनको और ज्यादा डिटेल देने की जरूरत ही नहीं नहीं पड़ी। तो देखो, फिर ऑडियंस को इंट्रोडक्शन देना है तो अच्छे से देना होता है। ये आपने गलत किया है कि तो आपने ये कम अच्छे इंट्रो से ही दिया था, है। वो एक नाम ही काफी होता है हरियाणा का समझाने के लिए, अपना इंट्रो देने के लिए। चलिए ठीक है फिर। वो तो फिर मैं भी कह सकता हूँ मैं बिहार से हूँ, हो गया इंट्रोडक्शन खत्म है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है आगे। मेरे को ऐसा लग रहा है तुमने कोई चीटिंग किया, मेरा 30 सेकंड हुआ नहीं था मैम बिल्कुल है, मैं तो आवाज भी करने लग गया हो तो। क्योंकि मुझे बोलते हुए फील ही नहीं हुआ कि 30 सेकंड। यही तो होता है मैम, जो अच्छा बोलते हैं। यानी आप समझ रहे हो, ये अच्छा नहीं बोलती हैं इसलिए इनके 22 सेकंड में खत्म हो गया। ओके, तो हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा रह गया है ना, मेरा और मयंक का। कोमल का तो हो गया था। तो हम अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करें पहले। ठीक है मैम, हम लोग इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करते हैं पहले, क्योंकि हमारा नहीं है 22 सेकंड में कंप्लीट होने वाला इंट्रो, ठीक है। हमने बहुत झंडे गाड़े अपनी जिंदगी में। इंट्रोडक्शन बड़ा होना चाहिए तभी इंसान बड़े बनोगे। तब। चलो चलो, तुम्हें ज्यादा टाइम मिल गया, स्टार्ट करो। तो गाइज, मैंने जैसा बताया है कि मेरा नाम मयंक है और ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा नाम सिर्फ मयंक ही है। अब यार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं सिंगल नेम के साथ। मतलब एक तो सबसे पहली बात है कि आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं खरीद सकते। तो सोचो, मैं जब पैदा हुआ था मेरे पापा को कितना कॉन्फिडेंस था देखते ही कि नहीं, प्रॉपर्टी तो नहीं ले पाएगा, इससे नहीं, बैड लक है इसका लक बढ़िया नहीं है। ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा। पापा को कितना कॉन्फिडेंस था कि सिंगल नेम दिया। अब मेरे पापा बड़े शायर टाइप के आदमी, बोलते हैं कि देखो, मयंक का मतलब चांद होता है। अब चांद सिर्फ एक को तो रोशनी देता नहीं है, सबको रोशनी देता है। तो हम क्यों तुमको टाइटल वाइटल दे के हम सिर्फ अपने लिए रखें? तुम पूरे दुनिया को रोशन करने के लिए पैदा हुए हो। हम बोले पापा से देखो, सीरियसली बता रहा हूँ, ज्योग्राफी का बहुत ईजी सा चैप्टर है, मून की अपनी लाइट नहीं होती है वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। क्यों मेरे को बीच का पतंगड़ बना रहे हो यार, ऐसे मत करो। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। एक तो गो आईबीबो पे फ्लाइट बुकिंग करो तो बार बार उसके एजेंट से बात करनी पड़ती है कि भैया बुक नहीं हो रहा। कहते क्या हुआ? तो नाम बोल रहा है लास्ट नेम दो, अब लास्ट नेम है ही नहीं। तो कहता है सर लास्ट नेम में भी अपना नाम डाल दो। मेरा नाम मयंक स्क्वायर थोड़ी है, सिर्फ मयंक है। 2 बार मयंक। तो बैंक अकाउंट भी मेरा मयंक के नाम से खुल रखा है, 2 बार मयंक आ ही जाता है। बोलते हैं लास्ट नेम के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं, मेरे पापा कहते हैं बहुत कुछ हो सकता है। देखते हैं मयंक आगे बहुत कुछ क्या क्या करता है। हमें भी मयंक के टैलेंट पे पूरा भरोसा है। ही इज़ मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन आवर टीम। तो मेरा नाम भावना, आई टोल्ड यू, जो मयंक का प्रॉब्लम है वही मेरा प्रॉब्लम है। और मैंने अपना कैरियर शुरू किया था एज ए नर्स। आई वर्क देयर गुड 4-5 ईयर्स, बट फिर मुझे लगा नहीं यार, मेरे को कुछ और करना चाहिए। तो मैंने अपना कैरियर स्विच कर दिया और मैंने कुछ बेस्ट टेक कंपनीज के साथ काम किया 7 to 8 ईयर्स। और अब मैं आ गई हूँ स्टूडियो अड्डा पे आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने और आपका एक्सपीरियंस जानने। एक्चुअली में जो ज़िंदगी की कहानियाँ हैं उनको खोजने, अपनी कहानियाँ बताने, आपकी कहानियों को जानने के लिए। ठीक है, तो आज मैं जानना चाहूँगी हमारे यंग इंडिया की एस्पायरेशंस क्या हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मयंक एंड कोमल दे आर वेरी यंग टीम मेंबर्स हैं स्टूडियो अड्डा के। तो मयंक शुरू करें? हाँ मैम, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा, इसके लिए भी मैंने एक गेम बनाया है। तो मयंक को गेम खेलने की बहुत ही आदत है ना, राइट? तो हम आज कैसे स्टार्ट करेंगे? हम मयंक को गेम खिला के मतलब फिर से हराने का पूरा प्लान बना दिया है। मयंक का वो जो क्रिकेट खेलने का सपना है ना, वो हम दूसरा गेम खिला के इसको याद दिलाते रहेंगे। बट मैम अभी तक ये हारता आ रहा है हर गेम में। कोई नहीं मैम, इस बार अगर कुछ इस बार हमने फिर से इसके टैलेंट वाला गेम रखा है। क्या प्लान है मैम गेम में? इसके लिए मुझे स्लिप्स चाहिए। मैंने कुछ क्वेश्चंस की स्लिप बनाई है यंग इंडिया के लिए। तो अतुल से वी कैन गेट ना। ये हमारे अतुल सर हैं, हमारे बैकबोन ऑफ द टीम। इनको भी कभी हम फ्रंट पे लेकर आएंगे, बट अभी इन्होंने खुद ही वाउच नहीं किया। तो आज मैं स्लिप उठाऊंगा, पहले मैं उठा लूंगा आज, क्योंकि उछालना तुम, लेकिन पहले उठाऊंगी मैं। नहीं, उठाना भी मैंने है पहले तुम क्यों उठाओगे? क्योंकि अरे माइनॉरिटी है मेरी। लास्ट टाइम क्वेश्चन आप लोग 2 फीमेल है ना। सुनो, जो टीम में सबसे छोटा है ना वो जो कि मैं हूँ।
नहीं, आपने 10th मेरे से पहले करी है लेकिन। फिर क्या हुआ? 10th पहले करी है तो बड़ी तो टेक्निकली यही हुई। ऐसे कैसे बड़े हुए? दीजिए दीजिए एज देखो ना, तुमसे मैं अब 12-13 दिन छोटी हूँ। You know, मयंक लड़कियों से नहीं जीत सकते ना स्टोन पेपर सीजर कर लेते हैं। ऐसे कैसे? स्टोन स्टोन पेपर? पेपर सीजर कर लेते इस हैं। गेम के लिए भी तुम्हें दूसरा गेम खेलना है? हाँ बिल्कुल। चलो। इसमें भी मयंक हारेगा। पेपर सीजर लाइए। तुमने चीटिंग की। तुमने पहले मेरा हाथ देख लिया नहीं नहीं था। है। नहीं तो फिर वो लड़के ना फिर से लड़कियों को ब्लेम करेंगे, मानती नहीं है बातें। ओके तो चलो भाई उठाते हैं। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, ये उठाओ। पहले मैम को क्वेश्चन जाना चाहिए, फिर तुमने मेरे साथ लड़ाई करके खेला है गेम। ये बोलेंगी व्हाट इज द देखो मैम, अब ये चीटिंग हुई ना मैम, मुझसे गेम। एक मिनट पहले क्वेश्चन बताओ क्या है। व्हाट इज द एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडिया? इस पे यंग इंडिया से ही पूछेंगे ना। हाँ ये तो यंग। मैम तुम क्या कहना चाहते हो? मैम क्या यंग नहीं है? हाँ ये मैम ने अपना मैम, करियर सेट कर लिया है। देख लो मैम क्या कह रहा है ये। उन्होंने अपना करियर सेट। अच्छा मैं बता देती हूँ ना, मतलब मेरी क्या एस्पिरेशन थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है यंग इंडिया की एस्पिरेशन आज की डेट में क्या होंगी, या फिर जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मेरी क्या एस्पिरेशन थी। मेरी एस्पिरेशन बहुत, मतलब मेरे को ऐसा लगता है फैमिली में जो बड़े भाई होते थे, बड़े बहन होते थे, उनको देख के सेट होती थी कि अच्छा वो ये अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे को भी इसी फील्ड में जाना है टाइप ऑफ। तो कोमल तुम्हें क्या लगता है? मैम मेरा भी कुछ ऐसा ही था। पहले भाई ने बीटेक किया है तो सबने बोला था कि ये बीटेक कर रहे, तुम भी बीटेक ही कर लो इसके साथ। तो मैम 12th में तो मैंने ले ली थी, साइंस स्ट्रीम ले ली थी। देन उसके बाद मैम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा साइंस में। मैंने साइंस 12th के बाद छोड़ दी। उसके बाद मैंने किया मैम। ये होता है पता है, वो बड़ों को देख के हम थोड़े से वो तो हो जाते हैं कि यार ये इतना बढ़िया कर रहा है, हम भी यही काम करेंगे। बट जब हम रियलिटी से मिलते हैं तो फिर हमें लगता है नहीं यार ये हमारा। फिर मैम छोड़ दिया मैम। उसके बाद मीडिया लाइन में थोड़ा इंटरेस्ट बना मेरा। तब तक मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया था मैम बीए में। तो वहाँ पे पहले मैंने ग्रेजुएशन कर ली वहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर आके मास्टर्स की जर्नलिज्म में। तब मैंने यहाँ पे आके स्टार्ट किया। देन आज मैं आपके साथ हूँ। और इन जनरल लोगों की क्या एस्पिरेशन है आजकल? मैम अगर हम सोशल मीडिया से रिलेटेड करें तो मैम बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, कि जैसे कि वो बहुत इजीली पैसे कमाने चाहते हैं, कि उनको बस ज़्यादा काम ना करना पड़े, बस पैसे वो इजीली कमा लें। तो वो आज के टाइम पे ऐसे कर रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग वो वीडियो बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं। कुछ की वीडियो वायरल हो जाती है, कुछ रह जाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं आज की यंग इंडिया, पॉपुलर होना चाहती है। हम सब पॉपुलर होना चाहते हैं। हम छोटे से छोटा एक वो होता है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे सीईओ बनना है। नहीं आजकल क्या है कि मैम वो बहुत रेयर ही मिलेंगे आज के टाइम पे। आज के टाइम हम सोशल मीडिया इतना ज़्यादा लोगों को प्रभाव डाल रहा है लोगों के ऊपर कि वो सिर्फ उसी में जाना चाहते हैं। और तुम? यस अवर यंग इंडिया, तुम्हारी क्या एस्पिरेशन है? मैम मेरी तो एस्पिरेशन, तो मैं अपनी एस्पिरेशन फॉलो कर रहा हूँ। मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रहना था, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहा हूँ। लेकिन हाँ आजकल यंग इंडिया की बात करें तो सच में जो इन्फ्लुएंसर्स के प्रति जो झुकाव रहा है, और यंग इंडिया आजकल वही है कि बस कुछ भी करे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और नहीं कर रहे। आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ उनको इन्फ्लुएंसर बनना है। अगर वो गूगल के ऑफिस में भी काम कर रहे हैं ना, तो वो गूगल के ऑफिस की 2 रील बनाकर चाहेंगे कि हाँ भाई मेरे को मिलियंस में व्यूज मिल जाए। अगर वो आईएएस ऑफिसर है ना, तो वो उसको भी अपनी इंस्टाग्राम पे फ्लेक्स करेंगे कि हाँ भाई यूपीएससी मैंने क्रैक किया, इतनी रैंक आई मेरी, और उससे वो व्यूज लेना चाहते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे सबको आना है। आज के टाइम में मैम ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस वाले भी होते हैं मैम, तो वो रोक रोक के, मतलब जो हेलमेट नहीं लगाए होते या फिर अपने इंट्रो में बोला था मैम नहीं है, मेरा नाम भावना। चलो कोई नहीं। तो उनके पास मैम वो भी कैमरा लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और जो हेलमेट नहीं लगाए होते या फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो उनकी वीडियोस बना के खुद के आईडी पे अपलोड कर रहे हैं। बताइए ये यंग इंडिया कर रहा है हमारा। ये तो यंग इंडिया भी नहीं है। पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले कौन से यंग इंडिया नहीं, नए जो अभी ट्रैफिक में जो नए लगे हैं, हमारा यूथ जो नया लगा है, जो नई भर्ती हुई है अभी, उनकी बात चल रही है ये। और मतलब पीसफुल स्टेट की बात चल रही है ये। पीसफुल स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा पीसफुल स्टेट।
यू कांट बिलीव। कब बना ये पीसफुल स्टेट? मैम ये पीसफुल स्टेट बना है अभी हम लास्ट वो वाले दंगों रोहतक वाले दंगों के बाद, जाट आंदोलन के बाद। नहीं मैम, उससे तो अभी की बात है मैम, ये तो 3-4 साल पहले जब ये सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई है ना मैम, उसके बाद पीसफुल हो गया है। हाँ उसके बाद तो ये बहुत ज्यादा पीसफुल हो गया। बहुत ज्यादा, मतलब इतनी शांति आपने कहीं नहीं देखी होगी, मतलब बिल्कुल शांति से रहते हैं। गाने पे बिल्कुल, मतलब कितने क्लासिकल गाने बनाते हैं एकदम। मेरो बालम थानेदार चलावे जिप्सी, तो सर्दी में पिए रम गर्मी में विस्की। आहा, तो कितने अच्छे अच्छे गाने भी देते हैं यार हरियाणवी। अच्छा और वही तो जिनको मैं कह रहा हूँ, सुनने में भी कितना मजा आता है। कितने कितने क्लासिकल गाने हैं। तो बिल्कुल यंग इंडिया आजकल, और ये भी एक जो मतलब आपने झुकाव देखा है सिंगिंग वगैरह की तरफ, ये भी इन्फ्लुएंसर्स पे ही कारण है। आप देखो आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी म्यूजिक वीडियो में कास्ट हो जाते हैं, चाहे वो मिस्टर फैजू हो, चाहे जन्नत जुबैर हो, मतलब बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो म्यूजिक वीडियो में आ जाते हैं आजकल। कुछ तो अपने अपने गाने बना भी देते हैं। एक तो जब से ऑटो ट्यून आया है सब गाने गाने लग गए हैं। ऑटो ट्यून ने भी बहुत मदद की है इन्फ्लुएंसर्स की गाना गाने में। तो जिनको अगर गाने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं भी मिली है, वो भी ऑटो ट्यून लगा के अपनी आवाज़ को थोड़ी क्रिस्प कर लेते हैं और मतलब यूट्यूब पे डाल देते हैं। अब उनके फॉलोअर्स इतने हैं ही कि गाना खराब भी हो तो भी पसंद कर लेते हैं। तो ये एक हुआ है कि भाई यंग इंडिया आजकल चाहती है कि कुछ भी कर दो बस फेमस हो जाओ। और ये फॉलोअर्स कहाँ से इतने एकदम से, लाइक मैम ये भी पता नहीं, अब जैसे होता है ना मैम, जैसे अभी रिसेंटली मूवी आई अमर सिंह चमकीला, तो मैंने वो देखी, नेटफ्लिक्स पे आई है, आप लोग भी जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें अमर सिंह चमकीला जो कैरेक्टर, दिलजीत दोसांझ जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका एक लाइन है कि मैडम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग हमारे जैसे छोटे लोग ही हैं जो हमारी तरह ही चीज़ें करना चाहते हैं। तो मैम मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो एक्चुअली में यही चाहते हैं कि हमें भी इस तरह से इन्फ्लुएंसर बन जाए, हम भी मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और हम लोग इजीली पैसे वैसे कमा पाए। लोग, हमारी सोच, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों की सोच वैसी ही है। उसमें मैम जैसे कि वो जैसे पंजाब के बारे में बोलते हैं, हर कोई या तो सिंगर बनना चाहता है या हाँ मैम, क्योंकि उनके मैम लिए आसान है। पंजाब में मैम एक ट्रेंड और चल रहा है कि सारे बाहर जाना चाहते हैं। नहीं, वहाँ पे वो बोलते हैं कि वहाँ पे दो ही चीज़ है, या तो वो बाहर जाए या तो वो सिंगर बन जाए। ओके, तो अपनी मैम प्रॉपर्टी तक बेच देते हैं वो सिंगर बनने के लिए। बट गाने अच्छे गाते हैं सब मैम, तो वही है मैम कि सब यही चाहते हैं, तो इसीलिए उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा। अभी जैसे मैम रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर है हमारे बिग बॉस जीते हुए, एलविश यादव। अब एलविश यादव इज नॉट अ पर्सन टू बी इन्फ्लुएंस्ड विद, मतलब उनसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो गलत है वो, पहली बात तो। एक्चुअली। क्योंकि उनके ऊपर जितने केसेस लगे और जितने खतरनाक केसेस लगे, लाइक स्नेक वेनम का उन पर केस लगा था। स्नेक वेनम बहुत खराब ड्रग है जो इंडिया के यूथ के या किसी भी यूथ के लिए बहुत खराब है और पूरी सोसाइटी को खराब कर सकता है वो। बट उस केस में उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, बट उनके फैंस से अगर आप बात करोगे ना, बट वो बिग बॉस में शायद जीत गए हैं, जी बिग बॉस उन्होंने जीता- जीते क्योंकि जीता उनकी है। फैन फॉलोइंग और उनके ऊपर केस पहले से है। केस भी पहले से, और उसको डिफेंड करने के लिए उनके फैंस बिल्कुल मतलब पागल जैसा करते हैं बिहेव, पागलों जैसे बिहेव करते हैं उसको डिफेंड करने के लिए। बट एक बात देखो ना यार, लाइक जैसे हमारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप ऐसे लोगों के साथ शो बना रहे हो, फिर उन्हें फेम, मतलब उनको वो विन भी कर रहे हैं। मैम ऑडियंस यही देखना चाहती है, बात ये है ना कि मैम जैसे कि audience- चमकीला मूवी में भी यही दिखाया जाता है कि जैसे वो गाने सुनना पसंद करते हैं वो भी वैसे ही गाने गा के फेमस होता है। वही बात यहाँ पे, जैसे कि वो कंटेंट चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वैसे ही बिग बॉस में होता है मैम इसी बिग बॉस वजह में से। लोगों को देखनी ही वही चीज़ है, लड़ाई देखनी है लोगों को एक दूसरे की, मतलब पॉलिटिक्स देखना है कि घर में किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, कभी कोई इसके साथ कभी कोई उसके साथ। जो लोगों को देखना है वही लोगों को स्पून फेड किया जाता है। और आजकल तो इसमें न्यूज़ चैनल्स भी पीछे नहीं है, न्यूज़ चैनल्स भी आपको वही दिखाते हैं जो लोगों को देखना होता है। सीमा हैदर का टॉपिक कौन सा न्यूज़ मटेरियल था जो उसको इतना हाइप दिया गया, उसके चक्कर में हमने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ा है, जैसे मणिपुर मणिपुर वायलेंस। वाला वायलेंस मैम उस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग पे था, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल ने वो नहीं दिखाया था मैम पहले। सब सीमा हैदर दिखा रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर ट्रेंडिंग टॉपिक है, लोग उसको देख रहे हैं। अब ऑडियंस हमारी खराब चीजें पसंद करती है तो लोग खराब चीजें दिखा भी देते हैं। ये नहीं कि सही चीजें दिखा के एक ऑडियंस का माइंडसेट चेंज करे, वो कोई नहीं करना चाहता। सब बस भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि भाई चलो वो दिखा रहे हैं, उनको इतने व्यूज मिल रहे तो हम भी दिखाएंगे, हमें भी व्यूज मिलेंगे। अगर हम कुछ उनके नेगेटिव पॉइंट्स है तो पॉजिटिव भी है मैम, क्योंकि मणिपुर वाला जो मामला है वो मैम वहीं से सामने आया था हमारे पास सोशल मीडिया की मदद से। वहाँ पे कुछ ने वीडियो बनाई थी और उसी से हमें पता लगा था कि मणिपुर में ऐसा ऐसा हो रहा है।
वरना मैम न्यूज़ में तो ऐसा कुछ भी नहीं आता, तो हमें पता ही नहीं लगता उस चीज़ के बारे में। तो मैम मतलब वही है कि ट्रेंड जो है वो कुछ भी ट्रेंड कर जाता है और उस पर लोग बात करना शुरू कर देते हैं और पूरी की पूरी दुनिया उसके पीछे चलने लगती है और बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है वो इग्नोर हो जाते हैं बहुत आराम से। कि तो इसमें हम कंक्लूजन पे यही निकले कि यंग इंडिया का आजकल सबसे हॉट प्रोफेशन इन्फ्लुएंसर बनना हो गया है। मतलब वो कुछ भी करे, मतलब उनका प्रोफेशन कुछ भी हो, उन्हें इन्फ्लुएंसर बनना है। वो आईएएस ऑफिसर हो तो भी इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर डॉक्टर हो तो भी इन्फ्लुएंसर बनना है। मैंने कितने सारे डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स की रील देखी है आजकल जो वायरल हो रही है और वो लोग उससे भी। इनफैक्ट मैंने तो देखा अगर कोई डॉक्टर भी है ना तो वो एक्टिवली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है बिकॉज ही नोज कि उसको बिजनेस तो सोशल मीडिया से मिल ही Social जाएगा, media से मिल एनी हाउ से सोशल मीडिया से बिजनेस मिल जाएगा अगर या उसकी। फिर ये भी बोल सकते हैं यार वो कम्युनिकेशन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का। बट मैम उस इन ए गुड वे भी यूज कर रहे हैं ना लोग उसको। हाँ लाइक गुड वे में यूज कर रहे हैं मैम, बट ऐसा भी है ना कि कम्युनिकेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं सोशल मीडिया पे। जैसे अब अगर आपने अपनी वीडियो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाली है और उस पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो उस पर आप कंट्रोल नहीं लगा सकते। अब जिन्हें जो बोलना है वो बोलेंगे ही। बहुत सारे मैंने रील्स देखे हैं जिसमें कितने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली एक आया था कि एक 16 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि सोशल मीडिया पे वो मेकअप वाले वीडियोस बनाता था। तो लोग उसे कहते थे कि लड़कियों वाली हरकतें कर रहे हो ये वो, तो बहुत निगेटिव कमेंट्स आते थे उस पर। तो उसने उसके दबाव में आकर डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लिया था। ये तो इनफैक्ट बिग जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ भी होता है कि वो जो सोशल मीडिया के कमेंट्स हैं वो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पेक्ट करते हैं। यस मैम, तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियो अपलोड की है, आपने सामने वाले को ऑलरेडी दे दिया है राइट कि तुमको जो बोलना है इस पे बोलो, तो लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। कितने सारे फेक आईडीज बनाकर उस पर कमेंट करेंगे, फेक आईडीज बनाकर गंदे कमेंट्स करेंगे, रियल आईडी से भी कमेंट्स करेंगे। उन्हें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसने वीडियो बनाई है वो तुम तक पहुंच थोड़ी पाएगा। तुम भारत के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में बैठ के कीबोर्ड पे टाइप कर दे रहे हो, कैसे पहुंचेगा सामने वाला तुम तक? तुम कुछ भी टाइप कर दो। तो वो लोगों को एक फ्रीडम मिल गई है कि कुछ भी लिख दो। फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ संविधान ने वो पहले दे दी थी, सोशल मीडिया ने बोला लो भाई। सोशल मीडिया ने बिल्कुल एक्सटेंड पे दे दी कि जो करना है करो। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अल्टीमेट लेवल, मतलब कुछ भी बोल दो सामने वाले को। ओके नेक्स्ट किसकी बारी? मैम आप करो। आहा वो एक स्लिप हटा दो ना। कोमल की बारी आ चुकी है। नहीं मैम, अच्छा उसको दे दो यार इस बार चांस। ये जो उठी हुई है ना ये तो हो गया है। चलो दोबारा अगर पिक हो जाएगी तो हम हटा देंगे उसको। व्हाट इज क्या? यही था जो तुम उस पे तो ये तो दोनों है। व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ यंग इंडिया। तो ये अलग थी, वो अलग थी। चलो अब ये पिक हो गया है तो चलो ठीक है, मैंने अपनी बारी फिर से कर ली। चीटर। मैम चीटर है मैम, सीरियसली दोबारा पर कोमल चलो दोबारा कर लो। तो ठीक है मैंने उठा दिया, आप सेलेक्ट कर लो किसको बोलना है उस पे। मेन तो वो है ना। मैं उठाऊंगी ना अपना। ठीक है उठो। मैम डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। ये अच्छा टॉपिक है। मैम इस पे तो पहले आप बताओ। कोमल डिसाइड करेगी। आप बताओ मैम। अच्छा ड्रीम्स एंड रियलिटीज बहुत डिफरेंस है यार, तुम लोगों को क्या लगता है? मैम है बिल्कुल डिफरेंस है। एग्री मैम। ओके जैसे मैं अपनी कहानी बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मेरा जो मुझे अपना सबसे पहला सपना याद है वो मेरा सपना था कि मुझे बाईसाइकिल चाहिए और मुझे बाईसाइकिल चलानी है। आई वांट टू राइड। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मम्मी पापा को एक हफ्ता 3-4 बार बोला कि बाईसाइकिल चाहिए बाईसाइकिल चाहिए, बाईसाइकिल मिल गई। एक दिन में ही मैंने उसे चलाना भी सीख लिया। उसके लिए मुझे बहुत मार भी पड़ी अपनी बहन से क्योंकि वो समर वैकेशंस थी, बहुत धूप थी, तो उसने मुझे बहुत मारा कि तू धूप में क्यों चला रही है। बट मेरे को था कि मुझे आज ही सीखनी है। एक्साइटमेंट थी और दोपहर में ही मैंने सीखा और खूब मार भी खाई। मम्मी पापा उस दिन घर पे थे नहीं तो उसको भी चांस मिल गया अपना हाथ साफ करने का। फिर मेरा सेकंड जो सपना था ना वो मेरे को पता नहीं स्टार्टिंग से टेक्नोलॉजी से बड़ा प्यार था, तो मेरे को था कि कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर चाहिए। तो मैंने एक अपना वो बनाना शुरू कर दिया कि पापा को बोलूँ कंप्यूटर चाहिए पापा कंप्यूटर चाहिए।
तो उसके लिए भी ज़्यादा मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पापा ने कंप्यूटर ला के दे दिया। बस इतनी मेहनत करनी पड़ी कि पेरेंट्स को कैसे मनाऊँ, कैसे मैनिपुलेट करूँ। बाईसाइकिल से ज़्यादा बार बोलना पड़ा हो। साइकिल से ज़्यादा बार बोलना पड़ा, बस इतना ही डिफरेंस था। फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर आई पेरेंट्स की बारी। तो पेरेंट्स ने या फिर मेरे जो बहन थी, मेरा भाई था, वो देवर स्टडिंग इन प्रतिभा विकास स्कूल। और तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं भी उसमें जाऊं, और मुझे भी अच्छा लगता था कि वो स्कूल बस में बैठ के जा रहे हैं। मेरा स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मैं पैदल जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था स्कूल बस में बैठ के जाना थोड़ा सा अच्छा होता है। कुछ अच्छा नहीं होता मैम, ज़्यादा सुबह उठना पड़ता है उसमें तो। हाँ, ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो उसके लिए फिर पता चला जी मेहनत करनी पड़ती है, एक टेस्ट देना पड़ता है। तो तब तक ये मेहनत वाला चीज़ तो पता नहीं था ना, तो मुझे लगा कि हाँ, हो जाएगा। अगर इन दोनों का टेस्ट क्लियर हो गया, मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, टेस्ट दे दिया, बहुत एकदम जोश की। फिर रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट पहले वो फ़ोन वाला ज़माना तो नहीं होता था कि तुरंत पता चल जाएगा। पापा आए, मेरी सिस्टर आई स्कूल से, तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा तो एडमिशन हो गया। मतलब मेरे को ये तो था ही नहीं कि एडमिशन नहीं होगा, पक्का होगा। इन दोनों से तो ज़्यादा तेज हूँ मैं, मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस था। तो वो मेरे को एक धक्का लगा था अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम, जब मुझे पता चला कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ और मेरी रैंक भी बहुत ख़राब आई है। मतलब एडमिशन तो सोचो, लिस्ट में जो रैंक होती है वो भी बहुत ही पीछे हूँ मैं। तो मेरे को पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि जब आप कोई ड्रीम देखते हो तो उसके लिए यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड टू कन्वर्ट इट इनटू ए रियलिटी। जी मैम। तो वो मेरे को पहली बार ऐसे पता चला कि ड्रीम्स में और रियलिटीज़ में क्या फ़र्क है। ड्रीम देखने में इतनी मेहनत नहीं लगती, उसको रियलिटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आप लोगों का क्या है? मैं हाँ बिल्कुल। मैं मैम 12th क्लास मैंने कंप्लीट ही की थी अपनी, और 12th क्लास के बाद 3-4 महीने मैम खाली होता है, क्योंकि एडमिशन तो कॉलेजेस में तब हुए नहीं थे, क्योंकि जुलाई के आसपास एडमिशन स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पे भी यही था। तो मैंने सोचा घर पे बैठने से अच्छा है मैं कोचिंग ही ले लेती हूँ किसी चीज़ की। तो मैम मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की कोचिंग लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे बीए तो करना ही था, तो मुझे हिस्ट्री वगैरह पढ़नी थी। तो मैंने सोचा कोचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उसी टाइम पे मैम बीच में एक एग्ज़ाम आ गया था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही था, HSSC का। तो वो एग्ज़ाम मैंने प्रिपरेशन अपनी अच्छी की थी, लेकिन उसमें ये था कि गर्ल्स के लिए 5 पॉइंट बेनिफिशियल थे कि गर्ल्स हैं तो उनको मिल जाएंगे। तो मेरा ये था कि हाँ, मेरा तो हुआ पड़ा है सिलेक्शन, जितनी मेरी तैयारी है मैं पक्का इस 5 पॉइंट वो गर्ल वाले मिल जाएंगे अगर कहीं कुछ हुआ भी कम तो। और मेरे साथ बहुत अच्छी मिस्ट्री हुई यहाँ पे। तो मेरा एग्ज़ाम आया था, सेंटर जो मेरा था वो पंचकुला में आया था। तो हम जाने के लिए घर से जैसे ही निकले, तो बस तो मैम सारी बुक चल ही रही थी, तो बस में कहीं पे जगह नहीं, ट्रेन की बुकिंग भी नहीं हो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि 1 हफ्ते पहले से हम बुकिंग करने लगे थे, बुकिंग सारी क्लोज। तो मैम वैसे ही ट्रेन में जाना पड़ा, और मैम ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हम इतना कंजस्टेड हो गए, वहाँ पर पहुँचे एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, रिजल्ट आने वाला था मैम। मैंने सोचा मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने घर आके अपना टोटल किया कैलकुलेट, मेरे 2 नंबर बैठ रहे हैं, मेरा हो जाएगा एग्ज़ाम। मैं खुश घर पे सभी को बोलूँ मेरा तो हो जाएगा एग्ज़ाम, पक्का है। और कोचिंग पे भी बोल दिया हम सभी को। जब रिजल्ट आया मैम तब पता चला वो 5 नंबर तो मुझे मिल गए थे, लेकिन मेरे पापा खुद गवर्नमेंट में है, एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट, तो उनकी वजह से मेरे 10 मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो जहाँ पे मैम अपनी प्रिपरेशन लेके चल रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो तब मुझे रियलिटी का एहसास हुआ कि अपनी जितनी प्रिपरेशन है उससे एक्स्ट्रा लेके चलो अगर कुछ करना है तो। ये सच है। तो मेरा जो ड्रीम था वो था एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलने का एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, और मैंने खेला भी है। अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने खेला है, और अंडर 13 नेशनल भी खेला है। तो ड्रीम तो यही था कि भाई क्रिकेट खेलना है अपने को, कुछ भी करके प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ डिस्ट्रिक्ट के मैच में कि मतलब बॉल मेरे यहाँ मिडिल फिंगर पर लगी, और इसका जो नाखून है ये टूट के अंदर घुस गया, तो उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ा। उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी एक जो होती है ना गैप आ गया, एक लंबा चौड़ा। उसके बाद फिर कोविड भी लग गया। अब ये भी था कि भाई सिर्फ क्रिकेट को एक ऑप्शन लेके चलना बहुत रिस्की हो सकता है, बट मेरे को हमेशा से स्पोर्ट्स से बहुत प्यार था।
तो हमको था कि कुछ ना कुछ तो स्पोर्ट्स में करना है। तो पापा कहते थे ठीक है खेलना, लेकिन उसके साथ कुछ कॉलेज में एडमिशन वगैरह भी ले लो। तो हम बोले कि और पढ़ने में हम कभी उतने लाइक ब्रिलियंट नहीं थे। हम लोग वही स्टूडेंट्स थे जो बैक बेंचर्स थे, एग्जाम में छोटे छोटे चिट्स लेके जाते थे और मैम मे आई गो टू वॉशरूम वॉशरूम गए, चुपके से खोल के देखा, वापस आके लिख के आ गए। तो हम लोग उस टाइप के स्टूडेंट्स थे। तो मार्क्स तो कभी उतने आए ही नहीं कि कोई बड़े कॉलेज के बारे में सोच पाए, या कोई एग्जाम दे के भाई कि हाँ मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए या फिर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में हो जाए, ये तो कभी दिमाग में भी नहीं आया। हमारे दिमाग में ये चलता था कि चलो कॉलेज में कोई तो कॉलेज होगा जो हम जैसे गरीबों को एडमिशन देगा, पैसे ही लेके दे, क्योंकि हम दिमाग से गरीब है ना हम। चलो पैसे फिर भी थोड़े बहुत थे घर पे दिमाग से गरीब थे। तो ऐसा था। तो पापा ने बोला कि क्या करेगा ये बता पहले। पापा, मैंने बोला पापा को कि पापा आपको पता ही है पढ़ाई में कितना प्रॉब्लम है यहाँ पे। बोले देखो कुछ ऐसा कोर्स ढूंढो जिसमें पढ़ाई कम हो। तो एक ऐसे ईस्टर एग में से एक अचानक से नाम निकला, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो हमने भाई पढ़ा है उसके बारे में इंटरनेट पे कि क्या है ये। तो उसमें एक कॉलेज आया जो कह रहा था कि हम सिर्फ 30% ही थ्योरी पढ़ाते हैं, 70% प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। ये अच्छा है। ये ठीक है, पढ़ना नहीं पड़ेगा ज्यादा, बस सिर्फ मोटिवेशन ही यही था कॉलेज में एडमिशन लेने का कि पढ़ना नहीं पड़ेगा ज्यादा, किताबें खोल के नहीं बैठनी पड़ेगी। तो बस उसमें घुस गए। और तब मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, ये मुझे मेरे ड्रीम तक लेके जा सकता है कि स्पोर्ट्स, अगर मुझे स्पोर्ट्स ही करना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कुछ करना है, तो ये मुझे मेरे ड्रीम तक लेके जा सकता है। क्योंकि जब मैंने वो कोर्स पढ़ा कि हाँ भाई जर्नलिज्म में आप स्पोर्ट्स के बारे में भी बताते हो, और जब मुझे पता चला कि ऐसे बड़े बड़े लोग जो हैं, गौरव कपूर हो गए, समीर कोचर, जो बड़े बड़े टीवी जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स बड़े बड़े होस्ट करते हैं, उनका भी जो क्राइटेरिया है वो जर्नलिस्ट में ही आता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर तो ये कर सकते हैं। तो फिर तो मेरा ये था ना कि अगर आपने ड्रीम्स देखे हैं और उसको अचीव करने की पूरी कोशिश की, मगर किसी कारण वो अचीव नहीं हुई, तो देयर इज ऑलवेज अ सेकंड वे जिसके थ्रू आप किसी ना किसी से अपने ड्रीम के पास पहुंच सकते हो। बस वो ढूंढने की देर है। तो अगर आप ढूंढ लोगे तो फिर कोई दूसरा रास्ता, कोई शॉर्टकट, कोई लंबा रास्ता ही लेके अपने ड्रीम तक पहुंच सकते हो।